हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में देखेंगे। लेट अस डील विद द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो देखिए स्टेटस क्या है गवर्नमेंट का। देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड जो है पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो। तो डेट टू जीडीपी रेशियो ऐसे तो अच्छा नहीं माना जाता। अगर हाई डेट टू जीडीपी रेशियो है इसका मतलब कंट्री दिक्कत में है। बट अमेरिका और चाइना बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी डेट टू जीडीपी रेशियो हाई रहता है। तो 81.6% एस्टिमेट किया है 2023-24 के लिए। बट अगर अभी का प्रेजेंट टाइम का देखें 2024-25 वाले में, तो यहाँ पे शायद 56% डेट टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेट किया गया। देखिए यहाँ पे एक और है 5.6% जीडीपी जो 2023-24 में। तो आप नया डेटा देख लीजिएगा, उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो फिलहाल 2023-24 में जो है फिजिकल डेफिसिट रखा गया। जो डेफिसिट आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो कमी आ जाती है जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो 5.6% ऑफ जीडीपी। यहाँ 27.5% डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेट्स का कितना हो गया कंबाइंड। जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो कंबाइंड है, ठीक है, स्टेट्स के लिए तो 27.5%, ठीक है, ये है एट द एंड ऑफ मार्च इतना था, ठीक है। देन एस्टिमेट किया गया है कितना, ये 60% डेट टू जीडीपी रेशियो है। ये 2025 तक ये मेंटेन करना, ये रखना है। ये 40% सेंट्रल होगा, जिसमें से 20% क्या होगा स्टेट्स का होगा। तो 60% डेट टू जीडीपी रेशियो। सेंटर का 40% हो जाएगा। जो उधारी होगी 20% उधारी जो होगी, जो टोटल 60% में से जो जीडीपी का 60%, मतलब क्या डेट जो लिया गया। अगर 100 जीडीपी है कंट्री की, तो डेट कितना ले गया, 60 डेट है। अब 60 में से 40 जो है सेंटर डेट ले रहा, और 20 क्या ले रहा, 100 में से 60 अगर डेट है तो 40 क्या सेंटर ले रहा, 20 स्टेट ले रहा, ठीक है। तो टोटल जीडीपी का अगर देखा जाए तो 40% जो जीडीपी का है ये सेंटर के पास, और 20 कंट्रीब्यूट कर रहा है। 40% कह रहे हैं, हाँ ठीक है, और 20% जो है स्टेट। तो ये वाली चीज़ें हो गई हैं। चलिए आइए बाकी नया डेटा देख लीजिएगा। देखिए 2023-24 बजट में 7 प्रायोरिटीज़ आई थी, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर था सप्त ऋषि कहा गया, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या है देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया। रीचिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की गई। ग्रीन ग्रोथ, इन्वायरमेंटल की बात की गई, ठीक है। इन्वायरमेंट से कम इम्पैक्ट किया जाए, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा, ग्रीन हाइड तो लेसर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, और भी ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। इसे ये यूथ पावर, कैसे यूथ को जो यंगर पॉपुलेशन है कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है। वन ऑफ द मे बी एवरेज एज इंडिया की भी शायद 29 है। तो ये सब सारी चीज़ें आ गई। की ऑब्जेक्टिव देख लीजिए क्या है यहाँ पे। पहला है फिजिकल पॉलिसी को क्या करना है, स्टेबल बनाना, सस्टेनेबल। स्टेबल कि ऐसा ना हो कि हम डेट क्राइसिस में आ जाए, डेट बर्डन बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हो जाए और हम इससे कभी बाहर भी ना आ पाएँ, ठीक है। और जैसे चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चलती, क्या चलती है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। सबको उधार दे दे के काम कराता है ये, और बाद में उनको ऑब्लाइज करा लेता है कि इनको माने चाइना की, फिर उसमें ऑब्लिगेशन में ये लोग आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी आए, कहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा फिजिकल मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट होगा तभी ये स्टेबल और सस्टेनेबल बनेगा, वरना नहीं बन सकता। और क्या किया जाए, मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री डेट ओवर ईयर। तो ऐसा डेट लिया जाए जो कि इक्विटेबल हो एंड मैनेजेबल, बराबरी से बांटा जाए स्टेट में, नहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सो द डेट इज़ मैनेजेबल। तो ऐसा डेट ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, एंड मोर इक्विटेबल। चलिए आइए देखा जाए आगे। एम फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी, इंडिया की फिजिकल स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। इन द लॉन्ग रन की बात की जाए, और फिजिकल बेसिफिट जो टारगेट है, ये जीडीपी का 4.5% से कम नीचे लिया जाए, ठीक है। कितना, 4.5% से कम नीचे लिया जाए। ये 5.6% इसका टारगेट देखिए, जीडीपी का 5.6 है यहाँ पे। 2023-24 का अगर हम देखें, अगर 24-25 में, तो नया वाला आप डेटा देख लीजिएगा। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की अगर बात किया जाए तो देखिए क्या है, FRBM एक्ट बहुत पुराना है, 2003 वाला, अमेंड हुआ था फिर 2019 में। देन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन है, स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिजिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, FSDC काउंसिल का भी गठन हुआ, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी जो देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, पैसा तो नहीं ज़्यादा खर्च कर लिया एंड ऑल दैट। तो फिजिकल थोड़ा सा अगर FSDC के बारे में देखा जाए तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये एक पहला तो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, इट इज़ अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरी बात अगर हम करें FSDC के बारे में, तो ये रघुराम राजन कमेटी, ठीक है। रघुराम राजन कमेटी के अंदर इनका रिकमेंडेशन से बनी थी, प्रपोज किया गया था 2008 में। तो रघुराम राजन कमेटी थी, और इसका क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट। कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और देखना क्या क्या रिस्क है,
और कोऑर्डिनेट करना अमंग द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं कंट्री के, ठीक है, उनको क्या नाम है, फाइनेंशियल उनको क्या करना है, कोऑपरेट करना, ठीक है, कोऑपरेट हो, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करता है। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो FSDC को कौन चेयर करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर द FSDC। तो इसमें कई रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि इट इज़ चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें कई फाइनेंशियल सेक्टर्स के हेड होते हैं, जैसे RBI का एक हेड होगा, SEBI का हेड होगा। भाई साहब ये सब इकोनॉमी में रोल प्ले करेंगे तो आएंगे ही। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा, PFRDA भी है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। देन यू हैव CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये सारे जो हैं इसमें मेंबर हो जाएंगे। और ये इसकी एक सब कमेटी भी बनाई जाती है जो RBI के गवर्नर के अंडर बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर FSDC की बात करें, सारे मेंबर हैं, डिप्टी गवर्नर आ जाएंगे 4 इसमें, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के भी लोग हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यही है, मैक्रो इकोनॉमिक, देखो पहला तो कोऑर्डिनेशन हो, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री की मेंटेन रहे, यही FSDC का मेन काम होता है, ठीक है। 2018 की एक बात है कि 2018 में फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था FSDC को, डेवलपमेंट काउंसिल को, ठीक है, FSDC को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखा गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आ गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, DEA से रिलेटेड एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी पार्टिसिपेट किया था। और इसमें सेक्रेटरी भी थे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक और बैंक्रप्सी बोर्ड का चेयरमैन। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो बोर्ड है इंडिया का, ठीक है, ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन भी था। तो ये सब 2018 में तो चेंजेस करके ये सब सारी चीज़ें डाली गई थी। चलिए, ठीक है। फंक्शन क्या करना भाई, स्ट्रेंथन करना है और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है मैकेनिज्म को। ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए, स्ट्रेंथन किया, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और कोऑर्डिनेट किया। देखिए ये सारी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन है सारी एजेंसी से, और ये सब एक तरीका निकालेंगे कैसे हम लोग जो है ये सब जो है FI 4.5 से कम ले आएँ, और ये सब सारी चीज़ें। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो बात की जा रही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, ये सारों को लेकर के एक साथ और कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ठीक है, और कोहेरेंस सिस्टम बिल्ड किया जाएगा। चलिए ये हो गया सब। देन वी हैव वेज मैनेजमेंट थ्रू रेगुलेटरी चेंजेस इन वेज मीन्स एंड एडवांस फॉर स्टेट्स एंड यूनियन। तो कुछ रेगुलेटरी चेंज लाया जाए इन वेज मीन्स एंड एडवांस। वेज मीन्स एडवांस में क्या चेंजेस, जैसे RBI है, RBI वेज मीन्स एडवांस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देता है, पैसा वैसा देता है टेम्परेरी पीरियड पे, उधार पे। तो ये वेज मीन्स एंड एडवांस में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल कम अंडर वेज मीन्स। इट वाज इंट्रोड्यूस 1997 में पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1997 में इंट्रोड्यूस। ये टेम्परेरी मिसमैच कभी कमी हो जाती है पैसे वैसे की, तो WMA के थ्रू जो है एडवांस दे देता है RBI, और ये ऐसे नहीं दे देता है, ठीक है, सिक्योरिटी लेगा फिर देगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी लिया जाता है इस पर, क्या नाम, पहले तो डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट रेट पे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट भी होगा, ऐसे नहीं WMA पे, जो वापस करेगी सरकार तो थोड़ा ज़्यादा जाएगी, ठीक है, ज़्यादा देगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई वेज मीन्स एडवांस पे। आइए कंस्ट्रेंट देखते क्या दिस वर्टिकल इम्बैलेंस है, जैसे सेंट्रल स्टेट के बीच में। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस मतलब स्टेट के बीच में, अमंग द स्टेट, तो हॉरिजॉन्टल हो गया अमंग। और अब सेंटर ज़्यादा पैसा ले रहा है, स्टेट ज़्यादा, यहाँ पे अगर इम्बैलेंस हो जाए सेंटर और ये स्टेट, ये सेंटर और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन कम मिल रहा है, स्टेट को शेयर कम मिल रहा है, या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। स्टेट देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर नहीं करना है स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में इक्विटेबल हो, मतलब ठीक है, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो की जाए, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से कई क्राइटेरिया होते हैं जिससे फाइनेंस कमीशन बनता है, वो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को डिसाइड करता है। तो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन कितना पैसा किसको मिलेगा, पावर, तो ये काम करता है ये फाइनेंस कमीशन का गठन। 280 आर्टिकल के अंदर जो फाइनेंस कमीशन बना है वो निर्धारित करता है कि वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ देखना है क्या कंस्टेंट, राइजिंग कमोडिटी प्राइस, दाम बढ़ते जा रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन, लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें प्राइस में वोलेटिलिटी आ जाती है। क्या प्राइस वोलेटिलिटी, ठीक है, प्राइस वोलेटिलिटी आ जाती है और डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है, ये सारी चीज़ें। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, सब्सिडी बर्डन भी बहुत ज़्यादा, क्या है, और इनकी सब्सिडी बर्डन, बिना सब्सिडी की तो काम ही नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर में सब्सिडी देना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में सब्सिडी देना है, मरीन प्रोडक्ट में सब्सिडी, बिना, क्योंकि खुद की तो यहाँ सेविंग्स इंडिया की कम है, सेविंग कम है, इंसान गरीब है, पुअर वाले में हम लोग ज़्यादा आते हैं, तो हमारे पास खुद तो पैसा वैसा नहीं, तो हमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेना पड़ता है, पैसा थोड़ा चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे मिलेगा, थोड़ा सब्सिडी, तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी का बर्डन है हमारे में, वैसे हमें देना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, तो इसको भी देखना है, क्योंकि सब्सिडी बर्डन में अगर ये गवर्नमेंट है, ये सब्सिडी अगर दे रही है तो सब्सिडी क्या होती है भैया, पैसा होता है, पैसा, इट इज़ द
इट इज़ द मनी, ये मनी है, पैसा दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, ठीक है। तो कहाँ से जाएगा, इसके एक्सचेकर से ही तो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो फिजिकल इससे क्या होगा, इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। चलिए, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो लिमिटिंग नॉन कंप्लायंस। तो एक और क्या है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो लिमिटिंग द नॉन कंप्लायंस ऑफ एफआरबीएम मैंडेट। तो जो एफआरबीएम का मैंडेट है उसको क्या कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है एफआरबीएम के फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट से क्या कंप्लाई नहीं कर रहा है। अरे कंप्लाई इसलिए नहीं कर रहा भाई साहब, मान लो जीडीपी जिस रेट से ग्रो कर रही है, जीडीपी अगर ग्रो कर रहा है तो टैक्स बुएंसी होती है, तो टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है। तो भाई जीडीपी ग्रो करेगा तो लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ हैं, भाई टैक्स भी तो बढ़ता जाएगा। भाई अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आप जीएसटी भी ज़्यादा देगा आदमी, भाई सेल ज़्यादा होगा तो कलेक्शन ऑफ जीएसटी भी ज़्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्सेस भी आप ज़्यादा कलेक्ट करोगे। पर ये टैक्स बुएंसी नहीं आ रही है, कैसे भाई, टैक्स नहीं बढ़ रहा है जितना जीडीपी पे बढ़ना चाहिए, तो लो टैक्स टू जीडीपी तो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, पर टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो, तो कैसे आप रन करोगे इकोनॉमी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देन यू हैव, यहाँ पे देखिए, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो और अगर डिटेल में समझना है तो बताइएगा, एक अलग लेक्चर बना दूंगा। देन करप्शन लीकेज, तो भैया पैसा खा जा रहे हो तो इससे तो होएगा ही, लीकेजेस हैं, इधर उधर से पैसा निकल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। एक मिनट गलत चेक टिक हो गया। अब यहाँ पे लीकेज, इस गवर्नमेंट स्कीम में किस तरह की लीकेज, क्यों भैया, कैसे बर्डन आ गया, फिजिकल बर्डन लीकेज से कैसे आ गया, जैसे फेक अकाउंट बन गए, जो स्कीम जो जिनको स्कीम का फ़ायदा उठाना है वो भैया फेक अकाउंट बना करके बैठ गए हैं, तो इसलिए लीकेज हो रहा है, डाटा लीक हो जा रहा है, आधार का, पैन का डाटा, सब्सिडी लीक हो जा रही है। कैसे, अब फेक डाटा बना है, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या अनाज बांटना है, ठीक है। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पीडीएस जिस किराने की दुकान को मिलता है लाइसेंस वाइसेंस, वो खा जा रहा है, वो अनाज खा जा रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, सब्सिडी लीक हो गई ना। देन फर्टिलाइज़र सब्सिडी लीकेज हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सिडी का लीकेज है। इतना आधार वाधार आने के बाद भी यहाँ फेक बेनिफिशरीज की बात किया जा रहा है, तो इससे लीकेज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए, करप्शन तो है ही है। तो एंड ये आगे आ गया फ्री राइडर्स फॉर वेरियस स्कीम एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आ गई। आइए थोड़ा सा और देखा जाए। चलिए, डिस्क्रीज स्टेट रेवेन्यू ड्यू टू पैंडेमिक अनसर्टेनिटीज़। भैया स्टेट रेवेन्यू तो बड़ा ही कम ही हो गया, क्योंकि पैंडेमिक आ गया, तो स्टेट का ऐसे ही जो खुद का जो टैक्स कलेक्टिंग जो पावर थी, जो रिसोर्सेज थे जिससे ये टैक्स कलेक्ट करते थे जिस ज़रिए से, तो ये वो तो कम हो गया स्टेट का। चलिए आइए फॉरवर्ड देखा जाए, वे फॉरवर्ड। पहला क्या है, फाइनेंसिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। भैया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेशन लाओ, इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। फिर क्या हो, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। कंप्लायंस विद फिजिकल डेफिसिट एंड डेट लेवल, तो एफआरबीएम के तहत चलो भैया, एफआरबीएम में जो मेंशन किया गया वो डेट लेवल हो, वैसे ही फिजिकल डेफिसिट डिसिप्लिन फॉलो करो जो एफआरबीएम में फिजिकल रेवेन्यू एंड बजट मैनेजमेंट में कहा गया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो ये दो देखिए 2003 में आया था, ठीक है। ये सब हो गया। इम्प्रूविंग द, आइए और कुछ देखते हैं, और क्या आपको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूविंग पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, कि लीकेज ना हो, करप्शन ना हो और एफिशिएंसी आए, ठीक है। इम्प्रूव द पब्लिक सर्विस सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इम्प्रूविंग द पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी, और कैसे बढ़ाओगे, यहाँ लिखा हुआ है कैसे बढ़ाएंगे आप पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी, थ्रू आउटकम बेस्ड बजटिंग, ठीक है। इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, आउटकम बेस्ड बजटिंग करो भैया, कि कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बजट दे दिया गया है, क्या आउटपुट निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है पैसा दिए जा रहे हैं आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। तो भैया आउटकम बजटिंग में होता क्या है कि आउटकम बजटिंग में अगर आप पैसा वैसा खर्च कर रहे हो तो इसमें प्लानिंग मैनेजिंग मनी को पैसा ऐसे ही इस्तेमाल करा जाता है एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए, एक स्पेसिफिक गोल होता है। तो आउटकम बजटिंग में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक गोल देखा जाता है जो आपको अचीव करना है, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक रिजल्ट फिर आएगा, इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो रैदर देन स्पेंडिंग मनी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ से एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को ध्यान दिया जाता है और एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है इसको, ठीक। फिर पॉजिटिव चेंजेस देखे जाते हैं, फिर देखा जाता है आउटपुट। तो मेन चीज़ यहाँ मैटर जो करती है कि कुछ आउटपुट रिजल्ट आया है कि नहीं। तो आउटपुट क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है, तो आउटपुट क्या है, यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है या सर्विस कंडीशन दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यही तो आउटपुट है, इसी को तो देखा जाएगा भाई आउटपुट हो रहा है कि नहीं। आउटकम देखा जाएगा, ये इम्पैक्ट क्या है इसका, तो ये आउटपुट और आउटकम बेस हो गया, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया, दिस इज आउटकम बेस। तो यहाँ पे क्या है, आउटकम बेस। आउटकम माने हो जाएगा, आउटकम है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
जो चीज़ आप पैसा खर्च किए, जो भी पॉलिसीज़ आई हैं, उसका इम्पैक्ट क्या कर पड़ा आउटपुट का, ठीक है। कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट, जैसे स्वच्छ भारत अभियान क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। इसमें पैसा वैसा डाला गया और लोगों को अवेयर किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ इंक्रीज़ हुई, जैसे ओपन डिफिकेशन कम हो गया, ठीक है। तो ये आउटकम हुआ कि तो ये आउटकम बेस्ड हो जाएगा प्रोग्राम। ये है these outcome based programs are measured not just in terms of rupees but they are also measured in terms of physical units, एनर्जी के टर्म्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2005 में शायद अप्लाई किया गया था आउटकम बजट, तो 2005 चेक कर लीजिएगा। तो 2005 में अप्लाई किया गया था और ये आउटकम पे बेसिस पे और टारगेट किया जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में सब हेल्प करता है क्योंकि आप स्पेसिफिक टारगेट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, और उसको अचीव करते रहते हो और प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। अगर एक पर्टिकुलर टारगेट को आप देखोगे किसके लिए हम पैसा दे रहे हैं और आउटकम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे एज अ होल पूरा आपने स्कीम के लिए दे दिया या डिपार्टमेंट को दे दिया, नहीं भैया, आप बताओ क्या काम करोगे, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या आप काम करोगे, कौन से प्रोजेक्ट पे लगाना है, कितना आउटकम होगा, और आउटकम देखेगी सरकार क्या आउटकम है कि नहीं, कि दिया जाए इसको नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पिछली बेसिस पे प्रायर कितना दिया जाता था पहले, उस बेसिस पे नहीं है ये, ठीक। जैसे प्रीवियस देखा जाता है कितना एलोकेशन हुआ है, ठीक। तो ये सारी है आउटकम बेस्ड बजटिंग में। आइए और देखा जाए आगे। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर फॉर इंक्रीज फाइनेंशियल। भैया डिसेंट्रलाइज करो फाइनेंशियल पावर को, तुम्हारे पास तो थोड़ी रहे भैया, सेंटर के पास पावर है तो भाई तुम स्टेट को ही पावर दो। स्टेट को चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर है, पंचायत लेवल पे पावर ले, ठीक है। पंचायत, तभी तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। तो फिजिकल फाइनेंशियल पावर का डिवोल्यूशन होना था, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ये भी बहुत ज़रूरी है। नीचे स्तर तक भी एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, कुछ पैसा वैसा इनको खर्च करने का इख्तियार दिया जाए, बिकॉज एट द लोकल लेवल या नीचे पे दे आर मोर अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशन। लोकल या जोग्राफिकल कंडीशन से जो लोकल लोग वहाँ के रहते हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल कंडीशन से और सिचुएशन से, सो दे आर मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, सो दैट्स वाई। आइए आगे देखा जाए। देन मैनेज पब्लिक फाइनेंस को मैनेज किया जाए। डेटा देखो कैसे डेटा यूज़ करो यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे गया है, एआई यूज़ कर लो आप, डेटा यूज़ करो, टेक्नोलॉजी को देखो कैसे हम फिजिकल मैनेज, एआई यूज़ करके फिजिकल कैसे मैनेज करना है, क्या रिस्क आ सकता है, रिस्क भी आप अनुमान लगा सकते हो रिस्क का, एआई यूज़ करो, रिस्क का अनुमान लगाओ, उसके हिसाब से टैकल करो प्रॉब्लम को, ये सारी। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कैसे पब्लिक फाइनेंस कम किया जाए, एफिशिएंसी कैसे लिया जाए। तो एआई कैन बी ए बिग टूल, तो भाई बहुत बड़ा टूल हो सकता है गवर्नेंस इंप्रूव करने का और गवर्नेंस में रिफॉर्म ले आने का, ठीक है। देखो भाई, इसको गलत तरीके से भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बट वी विल फोकस ऑन द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। चलिए आइए देखा जाए। अब मैंने फाइनेंस को मैनेज करना, डेटा टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करके, फिर टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना टू बैलेंस रेवेन्यू कलेक्शन विद इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया ऐसा रिफॉर्म कुछ लाओ कि भाई रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है क्या आप इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से हो रहा है, आपने इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया, ग्रोथ इतनी हो रही, दिखना चाहिए ना। आपने जो पैसा कलेक्ट किया है तो दिखना चाहिए, क्यों भाई इन्फ्लेशन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्या वजह है, तो उसको चीज़ को पहचानिए, उसको खंगालिए कि क्या परेशानी है, फिर उसको दूर करिए। अडॉप्शन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएफ, देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक। देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। एक मिनट, है क्या पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली बात देखा जाए तो ये इसका गठन जो हुआ था ये 2009 में हुआ था, 2009 में इसका गठन हो गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था फंड को ट्रैक करना, ट्रैक द फंड। अब ये कौन सा फंड ट्रैक करना था इसको, जो भी अंडर ऑल प्लान स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम थी और उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग देना एक्सपेंडिचर का एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोग्राम। तो रियल टाइम रिपोर्टिंग देना ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक, और ट्रैक करेगा फंड को। और ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो दिस इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब है। और ये इम्प्लीमेंट और डेवलप किया गया बाई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन्होंने बनाया। किसने बनाया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, किसने बनाया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट 2009 में, ठीक है। और फंड वन टैग करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बाद में इसका काम बढ़ा दिया गया, ठीक है। इट्स वर्क वाज इन लार्ज टू कवर डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी को भी जो पैसा वैसा जाने लगा, जो भी स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं उनको भी ये पैसा देने में नहीं लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, इट हैज़ बीन इन्विसेज दैट डिजिटाइजेशन ऑफ अकाउंट शैल बी अचीव थ्रू PFMS, तो डिजिटाइजेशन जो अकाउंट का होगा वो PFMS के ही थ्रू होगा।
तो ये सब सारी चीज़ें हो गया इसके अंडर आ जाता है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन है एफिशिएंट फंड फ्लो। कैसा फंड फ्लो? एफिशिएंट फंड फ्लो। कैसा फंड फ्लो हो? एक एफिशिएंट फंड फ्लो हो और एक पेमेंट नेटवर्क बनाना, पेमेंट नेटवर्क। ये सारे देखिए पीएफएमएस के काम हो जाते हैं, तो इसलिए पीएमएफएस चाहिए। और ये सारी स्टेट्स में है और ये डेटा भी एक्सचेंज करता है बजट एलोकेशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है। सेंट्रलाइज और जो फंड्स है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर अंतर्गत गया है वो सब देखता है। ये कोर बैंकिंग कंट्री से, कोर बैंकिंग सिस्टम से, जो कंट्री का कोर बैंकिंग सिस्टम है उससे लिंक होता है। तो इट इज़ लिंक्ड विथ कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, इससे पीएमएफएस लिंक भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वैलिडेट करता है अकाउंट को, कि वैलिडेट करेगा कि किस अकाउंट में डालना है बिफोर पुशिंग एन ऑनलाइन पेमेंट, ठीक। एंड इट ऑल्सो हैज़ इंटरफेस विद वेरियस बैंक्स, मोर देन 300 बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक से इंटरफेस है, इसका लिंक है, ठीक है। और इसका किससे लिंक है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इसका लिंक है, एनपीसीआई से। लेट मी चेकआउट एनपीसीआई से इसका है कि नहीं। सो इसका जो है कोर बैंकिंग सिस्टम से सबका लिंक होता है। बस एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ये फाइनेंशियल ये है और मॉनिटरिंग करना। चलिए 8-9 मिनट और लेक्चर करेंगे, बस उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टेट फाइनेंसेस के बारे में देखा जाए। स्टेट फाइनेंसेस, लेट्स अस सी द स्टेट फाइनेंसेस। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया है कि एन एक्सपेंडिचर काउंसिल कैन बी क्रिएटेड ऑन द लाइन्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑप्टिमल बनाया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। स्टेट फाइनेंस के बारे में देखते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, ठीक है, इसने कहा स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ द 2023-24। इसमें रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिजिकल कैपेसिटी देखा गया कि रेवेन्यू डायनेमिक्स और फिजिकल कैपेसिटी इंडियन स्टेट की, एक तो फिजिकल कैपेसिटी कितना है और डायनेमिक्स मतलब कितना आना जाना हो रहा है। रेवेन्यू डायनेमिक्स मतलब एक फ्लो होता है ना, डायनेमिक्स, तो रेवेन्यू का कितना फ्लो आना जाना हो रहा है और कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो इसमें जो कुछ की फाइंडिंग निकाली गई थी रिपोर्ट की, पहला प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट। इसमें यह कहा गया कि स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी जो है रेशियो डिक्लाइन हुआ है 4.1 से 2 पॉइंट। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो रेशियो है जीडीपी क्या है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक या जीडीपी कह लीजिए, नॉर्मली जीडीपी कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये डिक्लाइन किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये डिक्लाइन किया, तो जीडीपी बढ़ा है या तो डेफिसिट कम हुआ है, दोनों चीज़ों में, क्योंकि रेशियो डिक्लाइन कर गया। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ 4.1 से चला गया 2.8 21-22 में, तो 2001 से 22 वाले में 2.8% चला गया। लेड बाई मॉडरेशन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कपल्ड विथ इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा बढ़ गया और थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी के मॉडरेशन हुआ है, ज़्यादा नहीं किया गया। तो इससे जो है ये जीडीपी तो बढ़ा मान लो, या फिजिकल डेफिसिट कम हो गया यहाँ पे। अगर एक्सपेंडिचर अगर आप कम करोगे, अगर आप थोड़ा कम करोगे तो फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाता है, ठीक है, और रेवेन्यू भी कलेक्ट ज़्यादा हुआ, तो इससे भी डेफिसिट कम हो गया। देन यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड कैपिटल आउटले। तो कैपिटल आउटले जो बजट है इस बजटेड टू इंक्रीज 26% इन 2023-24। एक मिनट, बजटेड टू इंक्रीज, तो कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज। तो कैपिटल आउटले जो एक्सपेंडिचर की बात किया जाए, इसको 42.6% इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6% बढ़ेगा टू 2.9%। कितना? 2.9% ऑफ जीडीपी तक जाएगा और 42% बढ़ जाएगा। तो समझ जाइए पहले कितना रहा होगा, ठीक। फिर इसके बाद है स्टेट्स टोटल आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट का, डिक्लाइन फ्रॉम 31% एट द एंड ऑफ मार्च टू 27.5% एट द एंड ऑफ 2023। तो ये जो है डेट टू जीडीपी, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने डेफिसिट टू जीडीपी देखा था, ठीक है, तो ये डिक्लाइन किया क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हुआ, हमने एक्सपेंडिचर में कम खर्च किया। पर डेट जो है, डेट भी डिक्लाइन किया है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो हमने देखा था, डेट जो इतना उधारी ली गई है और जितना जीडीपी है, ये भी डिक्लाइन किया फ्रॉम 31% एट एन एंड ऑफ मार्च 2021 से, और 2000 मार्च 23 में 2 साल के अंतर में 31% से ये 27.5% हो गया। तो 2 साल के अंतराल में देखिए कितनी कमी आई, 31% से 27.5, ठीक। आई नेट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग देखा जाए, नेट मार्केट बोरोइंग पे डिक्लाइन किया 76%। तो स्टेट जो डिपेंडेंट है ना मार्केट बोरोइंग पे, डिक्लाइन टू 76% इन द बजटेड जीएफडी ऑफ 2023-24। जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आया है उसमें 76% नेट बोरिंग डिक्लाइन कर गई, समझ गए, मतलब डेफिसिट है का पार्ट बोरोइंग नहीं है, ये डिक्लाइन टू 76%।
दैट इंक्लूड्स, तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में है क्या क्या इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, और ये सब 4.5% ऑफ जीडीपी रहेगा। कंसर्न्स क्या स्टेट फाइनेंस रिलेटेड, देखिए क्या कंसर्न है, लो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। भैया टैक्स टू जीडीपी, भैया जब जीडीपी ग्रो होता है टैक्स भी, तो नॉन रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन, अरे नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी ये क्या नाम है, हाँ 1%, तो ये नॉन, सॉरी मैंने यहाँ टैक्स कर दिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। और भी जो रेवेन्यू कलेक्शन के तरीके होते हैं स्टेट के, वो भैया क्या किए हैं, वो 1% ऑफ जीडीपी हैं, रिमेन आउट अराउंड 1% ऑफ जीडीपी इन द लास्ट 10 ईयर कंपेयर टू अ रेशियो ऑफ 10% और मोर। भैया सिंगापुर, ईरान, इजिप्ट में ले लो, तो यहाँ पे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो जीडीपी का है 10% है नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ गया, जैसे कि आपका यहाँ लैंड रेवेन्यू आ गया, जो सरकार कलेक्ट करती है, लैंड रेवेन्यू आ गया, ठीक है। जीएसटी का भी कुछ फंड स्टेट जीएसटी कलेक्ट करता है, फिर स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन से जो पैसा आ गया, ठीक है। स्टाम्प जो नहीं आप करते, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, इसका पैसा ये किसको, स्टेट गवर्नमेंट। फिर टैक्स ऑन सेल टैक्स हो गया, वही जीएसटी से मर्ज हो गया ट्रेड वेट पे। और स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गई, जो स्टेट की एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है, एक स्टेट की एक्साइज ड्यूटी हो गई, इससे मिलता है, ठीक है। शराब पे तो टैक्स वो जीएसटी का पार्ट तो है नहीं। फिर इसके बाद है और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू, शेयर्स हैं, ग्रांट मिल गया इसको, ग्रांट, ये सब तो रेवेन्यू है, ग्रांट इनेट। तो ये सब में देखा गया इसके खुद की जो है वो 10%, जीडीपी का 1%, ये तो बहुत कम है यार। दूसरी कंट्रीज 10%, मतलब कितनी दूसरी कंट्रीज़ की जो स्टेट्स हैं, दे आर मोर ऑटोनमस, दे आर मोर रेवेन्यू जनरेटिंग, ठीक है। तो वो ज़्यादा फ्लरिशिंग है इंडिया के कंपेरिजन में, मोर फ्लरिशिंग देन इंडिया, एंड दे आर मोर टैक्स जनरेटिंग कैपेसिटी, नॉन रेवेन्यू इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, टैक्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो कितनी फंक्शनैलिटी कितनी वो है। तो इसमें ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, थोड़ी ऑटोनॉमी दिया जाए फाइनेंशियल मैटर में, और इनको फंड्स एलोकेट किया जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो कंसर्न्स क्या है स्टेट फाइनेंस के, बस ये देखिए ख़त्म करेंगे ये वाला, अगला लेक्चर देखेंगे फिर। हाँ, फिस्कल डेफिसिट पूरा वैसा टारगेट देखा जाएगा। भाई कंसर्न्स क्या हैं स्टेट के लिए, पहला है लो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, ये हो गया। रिड्यूस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, भाई डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर पे, जैसे स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, लीव पर, ये सब कम किया गया है। फिर यहाँ रिटर्न टू द ओल्ड पेंशन, वांट टू एक्सर्ट ह्यूज बर्डन। अब जो रिटर्न है टू द ओल्ड पेंशन स्कीम जो चली गई, उसका रिटर्न होने से क्या होगा कि बहुत बर्डन आएगा स्टेट फाइनेंस पे, एंड रिस्ट्रिक्ट देयर कैपेसिटी टू अंडरटेक ग्रोथ एनहांसिंग। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट करता है, ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी भी जो क्रिएट करे वो कैपिटल हो जाएगा, या एसेट आ गया, या क्या नाम है इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये सारी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। इफ़ ऑल द स्टेट्स रिवर्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम फ्रॉम द एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम, तो जो फिस्कल बर्डन हो जाएगा क्या होगा, वो कुड बी एज हाई एज 4.5% दैट ऑफ द एनपीएस, ठीक है। तो फिस्कल बर्डन बढ़ जाएगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लौटी। देखिए फिर यहाँ पे ये है राइजिंग ऑफ बजट बोरिंग, ऑफ बजट के बाहर से, ठीक है, दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड, जो बजट में नहीं, वो बहुत बढ़ गया है। इवन दो बजटरी रिसोर्स विल हैव टू बी यूज फॉर देयर पेमेंट, इवन दो जो बजटरी रिसोर्स है उनको यूज़ करेगा, क्यों भैया, इनको आपको ऑफ बजट बोरिंग को कहाँ से दोगे, बजट से ही तो पैसा दोगे, तो बजट रिसोर्स से इनको पैसा देना पड़ेगा, पर ऑफ बजट बोरिंग ज़्यादा हो गई। ऑफ बजट बोरिंग में तो कितना भी खर्च कर लो मनमानी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी की कमी आ जाती है। अच्छा, ऑफ बजट बोरिंग क्यों करनी पड़ती है सरकार को, इसलिए करना पड़ता है कि कोई प्रोजेक्ट को, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको फंड करना पड़ जाता है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट होते हैं पर वो नॉर्मल बजट में नहीं होते हैं, और सोशल सर्विस है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए ऑफ बजट बोरिंग करनी पड़ती है। और स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंस मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइनेंस मिल सकता है ऑफ बजट बोरिंग से। तो ये सॉरी, ऑफ बजट बोरिंग स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो ऑफ बजट बोरिंग जो है गवर्नमेंट को हैंडल, जो फिजिकल इम्बैलेंस है, ठीक है, बिना उसको मेंटेन, उसको एनेबल करती है कि वो फिजिकल इम्बैलेंस को उसको तो मैनेज करे, कैसे हैंडल करे फिजिकल जो भी इम्बैलेंस हुआ विदाउट अफेक्टिंग द ऑफिशियल बजट। तो ऑफिशियल बजट को अभी उस टाइम छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, तो ऑफ बजट बोरिंग कर लिया जाता है, ठीक है, कि उस पर जो नॉर्मल ऑफिशियल बजट है इस पर ज़्यादा असर ना पड़े, बट बाद में तो इसी से पे करना पड़ेगा। अच्छा, ऑफ बजट बोरिंग में क्या होती है, रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है, तो इसकी स्क्रूटिनी भी नहीं हो पाती प्रॉपर, ठीक है, इस पर सर्विलांस नहीं है। तो क्योंकि नॉर्मल रेगुलेटरी जो प्रोसेस होता है ऑफ बजट बोरिंग में, वो नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस नहीं यूज़ होता। नॉर्मल रेगुलेटरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वो यूज़ नहीं होता ऑफ बजट बोरिंग में, ठीक है। तो स्टेट्स की तो मर्जी होती, कुछ भी कितना भी ले लो, बाद में उसको पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्यों बढ़ जाता है, किस किस के लिए होता है, जैसे फूड सब्सिडी बिल है, ठीक है, फूड सब्सिडी बिल बढ़ गई तो उसको करना होगा।
फिर यहाँ पे FCI का जो एरियर रह गया है, ठीक है, और बोरोइंग की FCI तो पैसा प्रोक्योर करता है ना, ग्रेन पैसा दे करके, तो FCI के ऊपर भी एक बोझ हो रहता है, डेट है समझिए, तो इसको भी FCI का जो एरियर रह गया उसको भी पे वे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें फंड करने के लिए कई इरिगेशन स्कीम्स होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, ये सब सारी चीज़ों में देना पड़ता है कई बार पैसा। तो इससे क्या ऑफ बजट बोरोइंग करनी पड़ती है। कि तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर से डिविएट हो जाएंगे। ऑफ बजट बोरोइंग किसी और लेक्चर में हम लोग देख लिया जाएगा, ठीक है, इतना बहुत है। तो बोरिंग दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट एंड ऑल दैट, एंड बजटरी सोर्स विल हैव टू यूज देयर फॉर देयर रीपेमेंट, ठीक है, फॉर देयर रीपेमेंट। फिर यहाँ पे हो गया रीजंस क्या है फॉर सॉर्टिंग टू, क्या है भाई, बाईपास कर लो फिजिकल डेफिसिट टारगेट को FRBM एक्ट के अंदर। भाई आप नॉर्म्स ने जो रेगुलेटरी प्रोसीजर है, जो FRBM के प्रोसीजर नॉर्म्स हैं, उससे आप तो नहीं फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है, जो प्रोविज़न है, तो उसको बाईपास कर लिए। फिर अवॉइड बोरोइंग लिमिट अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द, तो आर्टिकल मैंडेट स्टेट टू टेक कंसेंट ऑफ द सेंटर बिफोर रेजिंग एनी लोन इफ दे हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर और लोन्स वेयर द सेंटर इज द गारंटर। तो भैया पहले तो अवॉइड बोरोइंग लिमिट क्या है कि स्टेट को परमिशन लेनी पड़ती है सेंटर से कोई लोन रेज करने के लिए, इवन इफ दे हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर या लोन्स विद द सेंट्रल इज द वेयर, जहाँ पे सेंटर गारंटर है, तो इसलिए ऑफ बजट बोरोइंग कर लेते हैं लोग। फिर देन दे हैव अवॉइड डिले इन सेंट्रल ग्रांट, द सेंट्रल ग्रांट देने में टाइम लग जाता है या नहीं मिलता, इसलिए भी ऑफ बजट बोरोइंग स्टेट कर ले रहा है। देन वेज ऑफ बजट बोरोइंग, नेशनल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट फुली सर्विस बॉन्ड से, और डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट बोरोइंग, तो डोमेस्टिक या फॉरेन मार्केट बोरोइंग कर लेंगे, गवर्नमेंट फुली सर्विस बॉन्ड यूज़ कर लेंगे, नेशनल सेविंग स्कीम से ले लेंगे। तो ये सारे सोर्सेज हैं। चलिए, वाई टू इम्प्रूव स्टेट फाइनेंस, क्यों इम्प्रूव करना है लॉन्ग टर्म में, देखिए क्यों। इंक्रीज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेज टू इम्प्रूव, सॉरी, स्टेट फाइनेंस कैसे इंप्रूव किया जाए, वेज क्या है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दो, ठीक है, इसमें क्या है, रिवीजन ऑफ यूजर चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे चार्ज वाले ये लोग बढ़ा देंगे, तो भाई पब्लिक पे तो बर्डन पड़ेगा, कितना चार्ज लोगे। एंड अदर सर्विस, पब्लिक सर्विस, रॉयल्टीज़ एंड प्रीमियम्स फ्रॉम माइनिंग एसेट मोनिटाइजेशन, ये सबसे आप रेवेन्यू बढ़ाओ। प्रीमियम ऑन माइनिंग, तो रॉयल्टीज़ से जो माइनिंग लीज दे मिलता है, प्रीमियम होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर भी ले रहे हो, पर भाई पब्लिक को मत परेशान करो, आम जनता वैसे ही वो है। प्रिवेंट रेवेन्यू लॉस ड्यू टू इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग होती है, उससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ज्योग्राफिकल इन्फॉर GIS का स्टोर करो, जियो टैग करो, GIS यूज़ करो, ड्रोन सर्वे करो, तो भाई इलीगल माइनिंग जो कर रहे हैं वो लीगल हो जाएगी, तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। और कर्व करो इलीगल माइनिंग एक्टिविटी। फिर क्या करो, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन को क्या कंसिडर करना चाहिए, रिकमेंडिंग एंड इंक्रीज शेयर ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर बेस्ड ऑन रिफॉर्म, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो फाइनेंस कमीशन क्या कंसिडर करेगा, रिकमेंडिंग एंड इंक्रीज शेयर ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर, किस ट्रांसफ़र करेगा, इंक्रीज शेयर, तो पैसा ज़्यादा देगा किस बेस पे, रिफॉर्म्स के बेसिस पे। क्वालिटी, रिफॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या, और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं ले लेके ये डेट में चला जा रहा है या लेके वापस नहीं कर रहा है या आउटकम नहीं निकल रहा है, तो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर स्ट्रीमलाइनिंग फंड ट्रांसफ़र और एफिशिएंट गवर्नमेंट, एक मिनट मैं रब कर दूँ, क्या स्ट्रीमलाइन करना है, फंड ट्रांसफ़र फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, तो फंड ट्रांसफ़र स्ट्रीमलाइन किया जाए एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए। तो एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम जो अरेंजमेंट है और कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगी, दे आर एफेक्टिव, दे आर एसेंशियल फॉर एफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। तो कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए एफिशिएंट बैंकिंग अरेंजमेंट चाहिए और कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस। द एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना, तो उनका क्या था कि द कंबाइंड डेट टू GDP रेशियो सेंटर और स्टेट का है शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60% बाई 2023, तो अभी 60% शायद रखा भी गया, जिसमें 40% सेंटर का और 20% स्टेट का हो। तो भाई स्टेट का फाइनेंसेस वो करने के लिए ये सारी चीज़ें, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, इलीगल माइनिंग रोको, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर करो, स्ट्रीमलाइन फंड करो फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, कैसे स्ट्रीमलाइन करोगे, एफिशिएंट बैंकिंग अरेंजमेंट है ये सब, और इनके सिंह का कमेटी का रिकमेंडेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। देखिए फिजिकल डेफिसिट वाला टारगेट हम नए लेक्चर से करेंगे, ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट वाला नए लेक्चर से, ठीक, थैंक यू।